हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं 26 फेब फर्स्ट शिफ्ट वाले पेपर के डिस्कशन के पास। तो बहुत ज़्यादा इजी पेपर था, इस बार सारे ही पेपर ऑलमोस्ट इजी आए हैं। तो कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ अ नियोप्रीन। ठीक है, नियोप्रीन का मोनोमर क्या होता है भाई? क्लोरोप्रीन, है ना। तो जिसमें क्लोरीन कंटेनिंग ग्रुप होगा वही हमारा आंसर होगा, और CN वगैरह कुछ भी नहीं होता है उसमें, राइट। सो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 क्लोरीन वाला, और CN वगैरह कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, फिनॉल में ब्रोमीन ऐड किया, है ना। फिनॉल के साथ प्रॉब्लम क्या होती है? बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है ये OH। क्या करता है? ऑर्थो पैरा हर जगह पर ब्रोमीन को भेज देता है। इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है? कार्बन डाइसल्फाइड ऐड किया जाता है, जो पॉइजन की तरह वर्क करता है और रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देता है। और इस केस में फिर हमें मेजर प्रोडक्ट क्या मिलता है? ओनली पैरा वाला, है ना। जब हम इसमें ऐड कर देते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस में NaOH, ओके, वाटर, कौन सी रिएक्शन है ये? है ना, कॉल्ब्स रिमर-टिमर, दो रिएक्शन थी ना ऐसी, तो ये कौन सी है? रिमर-टिमर वाली। तो क्या होता था यहाँ पर? पैरा पे CHO वाला ग्रुप आ जाता था। ठीक है, बिल्कुल इजी सा पेपर, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया भाई। थर्ड क्वेश्चन, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टीम वोलेटाइल। आप सबको पता है, यस, वो मोर स्टीम वोलेटाइल है। स्टेटमेंट नंबर 2, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं, अब आपको पता है क्या कि जो मेल्टिंग पॉइंट या जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका ज्यादा होता है? पैरा वाले का, क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो रिस्पॉन्सिबल है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होती है? आपकी इंट्रामोलिक्यूलर। तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो इनकरेक्ट है। तो 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। फिर क्या हुआ भाई? हमारे पास एक ये कंपाउंड है, इसमें, ठीक है, ये अल्काइल ग्रुप लगा है और ये CN वाला ग्रुप लगा है। हमें इसमें ब्रोमीन ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट और सनलाइट। तो हमें पता है जब हम हेलोजन ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट और सनलाइट तो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन होता है। और कौन सा फ्री रेडिकल वाला होगा? जो मोर स्टेबल होगा। तो हमें पता है ये बेंजाइल फ्री रेडिकल यहां से बनेगा, है ना। तो यहां पर वाला फ्री रेडिकल मोस्ट स्टेबल है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? जब Br इधर आएगा। ठीक है, अगर ये FeCl3 या कोई लुइस एसिड प्रेजेंट होता तो फिर हेलोजिनेशन बेंजीन रिंग पे होती, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती। अभी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के पास अगर हम चलें तो कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, बहुत ज्यादा इजी था भाई ये भी। कह रहा है जेल्दाल मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। यस, जेल्दाल मेथड, है ना। नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के दो मेथड थे, एक जेल्दाल और एक ड्यूमास, है ना, दो मेथड थे। स्टेटमेंट नंबर 2, केरियस मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। नो, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए केरियस मेथड नहीं, ड्यूमास और जेल्दाल यूज किया जाता है। केरियस बाकी सब के लिए था। तो 2 फॉल्स हो गई। फिर भी बाकी पढ़ लेते हैं। केरियस मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ सल्फर। यस, करेक्ट। Phosphorus is present in organic compound is oxidized to H3PO4 then precipitated. Yes, बिल्कुल सही है ना। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? स्टेटमेंट नंबर 2। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है अगले वाला। ठीक है, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में, तो हम एक बार इसको फटाफट से देख लेते हैं। तो कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसमें हमने ऐड कर दिया पहले NaNH2। NaNH2 क्या है? बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये क्या करता है? एल्कीन से एल्काइल बनाने में यूज किया जाता है ना, जब हमारे पास HBr वगैरह ये प्रेजेंट हो। तो इस प्रोसेस के बाद हमें क्या मिलेगा? प्रोपाइन। और प्रोपाइन में जब हम रेड हॉट आयरन डाल देते हैं, प्रोपाइन में जब हम रेड हॉट आयरन डाल देते हैं तो क्या मिलता है? इथाइन से मिलता है बेंजीन, और प्रोपाइन से क्या मिलता है? 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन, जिसे हम मेसिटाइलीन भी बोलते हैं, जिसे हम मेसिटाइलीन भी बोलते हैं भाई, मेसिटाइलीन। ठीक है, बहुत इजी सा था, सिंपल सा डायरेक्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि रोल ऑफ ओजोन क्या है ट्रोपोस्फेयर में? भाई यूवी रेस से प्रोटेक्ट करना, दैट्स ऑल। ओजोन तो और क्या ही करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है C4H8Cl2 है, उसको हमने हाइड्रोलाइज किया।
4 कार्बन है, 2 क्लोरीन है और हाइड्रोलाइज किया। हाइड्रोलाइज करने का मतलब Cl हटा के हमने OH OH वहां पर लगा दिया। ओके अब कह रहा है कि जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो टॉलेंस टेस्ट नहीं देता। तो टॉलेंस टेस्ट कौन देता है? एल्डिहाइड। कौन नहीं देता? कीटोन। तो हमें दिख रहा है एक ब्यूटेनल है, एक ब्यूटेनोन है, तो आंसर ऑब्वियसली ब्यूटेनोन वाला होना चाहिए। अब सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन में कंफ्यूजन है, आओ उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। अगर हमारे पास ये वाला ऑप्शन होता तो Cl हटते, उनकी जगह क्या आता? ध्यान से देखना भाई, Cl हटते, उनकी जगह क्या आता भाई? OH OH। एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल के क्या बन जाता? ब्यूटेनल, है ना। अगर 1,1 डाइक्लोरो में ब्यूटेनल मिलेगा जो टॉलेंस टेस्ट देगा, तो ये तो गलत है भाई। अब 2,2 वाला देख लेते हैं भाई, यहां भी OH, यहां भी सॉरी यहां भी Cl, यहां भी Cl। हाइड्रोलिसिस करने पे इधर भी OH, इधर भी OH, फिर एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल के क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा भाई ब्यूटेनॉन। ओके और ये टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा। इजी सा था भाई। क्या आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर 2। विच विटामिन डिले ब्लड क्लॉटिंग? कौन सा है? विटामिन के है भाई, एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर्टी जो इंपार्ट करता है ना। विटामिन के यूजेस में था ये एज इट इज। नेक्स्ट कह रहा है अमीन्स में हमने हिंसबर्ग रिएजेंट डाला, तो हिंसबर्ग रिएजेंट डालने के बाद क्या होता है? जो प्राइमरी अमीन है वो रिएक्शन कर लेता है और जो प्रोडक्ट मिलता है वो सॉल्युबल होता है बेस में, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी अमीन जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है बेस में, क्योंकि रिएक्शन तो हो जाती है बट एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, टर्शरी रिएक्ट ही नहीं करता। तो मतलब ये अमीन कैसा होगा? सेकेंडरी अमीन होगा। ठीक है, कैसा अमीन होगा? ये सेकेंडरी अमीन होगा। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमारे पास 3 सेकेंडरी अमीन प्रेजेंट हैं। क्या कह रहा है? अमीन कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय अमोनोलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड। भाई इथाइल क्लोराइड का जब हम अमोनोलिसिस करेंगे, दैट इज जब हम इसमें अमोनिया वगैरह डालेंगे, तो क्या होता था? Cl हटके यहां पर NH2 आ जाता था। ठीक है, तो मतलब अगर इससे इथाइल क्लोराइड से मिलके बना है, या इथाइल क्लोराइड अगर उस अमीन का एक कंपोनेंट है, मतलब सेकेंडरी अमीन पता चल गया और ये पता चल गया एक ना एक कंपोनेंट जो है वो 2 कार्बन का है। तो आप चेक करो कौन सा सेकेंडरी अमीन है, एज वेल एज एक इथाइल वाला कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट है। तो आपको दिखेगा कि सेकंड ऑप्शन में ऐसा है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? सेकंड ऑप्शन भाई। ठीक है, इजी सा था ये भी। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द, अच्छा एक सॉरी क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, यस कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 2 रेडियल एंड एंगुलर नोड्स? कह रहा है कि किसमें 2 रेडियल और एंगुलर नोड्स हैं। रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है? n-l-1। एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? l। ठीक है, तो 2 एंगुलर नोड किसमें होंगे? जिसका L2 है। L2 किसका होता है? d ऑर्बिटल्स का। तो आंसर d ऑर्बिटल्स वाला होना चाहिए, इधर 3d और 5d। अब रेडियल नोड्स 2, अब 3d के लिए चेक करते हैं। 3d के लिए n क्या है? 2। n माइनस l की वैल्यू क्या है ना? n कितना है? 3। l की वैल्यू क्या है? 2 -1, तो क्या आ गया? 0। अगर 3d लेते तो कोई रेडियल नोड नहीं होता। 5d के लिए अगर लें, 5 - 2 - 1 विच इज 2, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास? 5d। 5d ऐसी ऑर्बिटल्स हैं जिसमें 2 रेडियल नोड भी हैं और 2 एंगुलर नोड भी हैं। तो अगर कोई मुझसे पूछे सर डिफिकल्ट क्वेश्चन कौन सा था, देन आई विल से कि दिस क्वेश्चन नंबर 13 वाज द फर्स्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ दिस शिफ्ट। ठीक है, एक ना अगर आप लेंथेनॉइड्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो एक छोटी सी लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि जो आपके ये है ना नायोडीनियम और ये आपका प्रेसिडोनियम है ना और ये डायस्पोरियम, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं तब जब MO2 कंपाउंड बने। ठीक है, ये समेरियम के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा, तो कौन MO2 नहीं बनाएगा? ये SM, फोर्थ ऑप्शन आपका। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट ऑनेस्टली डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसके अलावा बाकी 12 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास अगर हम देखें तो भाई कह रहा है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें गिवन है एलिमेंट्स की 1s2 2s2 है ना,
अब हमें पता है 1:2:2 मतलब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, और आपको पता है कि कहां कहां पे जो एक्सेप्शन है ना थोड़े से आते हैं, जब हम 2s2 से 2p1 की तरफ जाते हैं तब आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज नहीं होती, क्योंकि s की फुल फील्ड की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, और 2p3 से 2p4 पे जाते हैं तब भी इंक्रीज नहीं होती, क्योंकि 2p3 हाफ फील्ड स्टेबल है। तो हाईएस्ट किसकी होगी? 2p3 वाले की। उससे कम किसकी होगी? है ना, हाईएस्ट किसकी हो गई भाई? 2p3। उससे कम 2p4, उससे कम आपका 2s2, और सबसे कम जो है वो होगा आपका 2p1 भाई। ठीक है, तो इस ऑर्डर में आपको अरेंज करना था और चेक करना था। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, स्टूडेंट्स वैसे ही कंफ्यूज हो गए, ध्यान से पढ़ते तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। कहता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज द ओनली नॉन कोवेलेंट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता था, है ना, आपने पढ़ा भी है कि मान लो ये HF है, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, HF माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, है ना, इनके बीच में जो ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन है ना, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस बेसिकली होती हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का एक्सट्रीम केस होता है जब बहुत ज्यादा ये डाइपोल वाली वैल्यू बढ़ जाती है ना, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है भाई, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, करेक्ट। और HF में सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यस आपको याद होगा ना, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है? दिस 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 दिस, इस वे में, है ना, तो सिमेट्रिकल है। कोई जैसे मान लो वाटर की मैं बात करूं, वाटर की बात करूं, इधर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर, फिर इस तरफ बढ़ जाएगी उस तरफ, तो सिमेट्रिकल नहीं है ना। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होती है? अनसिमेट्रिकल। बट HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी है? सिमेट्रिकल। तो भाई दोनों स्टेटमेंट्स तो करेक्ट हैं, बट ये स्टेटमेंट 2 रीजन नहीं है। ओके, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओर्स के नेम है, बहुत इजी है भाई। ओर्स के नेम आप जब तक इग्नोर करते रहेंगे ओर्स के नेम को, तब तक वो आपको परेशान करते रहेंगे। एक बार आपने अच्छे से एटलीस्ट जो एनसीईआरटी में जिनका भी नाम है वो पढ़ लिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर हम बात करें क्रायोलाइट, एल्यूमिनियम का भी ओर है और फ्लोरीन का भी ओर होता है भाई, Na3Al(F6). ओके, अगर हम बात करें कैलामाइन की, तो आपको याद होना चाहिए कि कैलामाइन जो है भाई जिंक का ओर होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें कैसेट्राइट, कैसेट्राइट क्या है आपका? टिन ऑक्साइड, इसको हम कैसेट्राइट बोलते हैं। और ये कैरनाइट किसका ओर होता है? बोरॉन का। ठीक है, तो वो बोरेक्स जैसा होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डिफरेंट होते हैं बस। ठीक है, तो ये भी इजी था भाई, मुश्किल नहीं था। अगला क्वेश्चन अगेन वेरी इजी, कहता है कि अ कंपाउंड विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरी। एम्फोटेरिक है भाई, लेड सल्फेट है ना, ये एम्फोटेरिक तो इसका मतलब ही नहीं है होने का। ठीक है, अब लेड स्टोरेज बैटरी में या तो लेड सल्फेट यूज होता है या लेड ऑक्साइड। ठीक है, अब एक सॉल्ट है, ये सॉल्ट थोड़ी एम्फोटेरिक वगैरह ये वाला होगा। ठीक है, तो लेड ऑक्साइड जो है ये वाला ऑक्साइड है। अगर आप एनसीईआरटी में ना एज इट इज स्टेटमेंट लिखी हुई है, PbO2 इज एम्फोटेरिक। लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट, वैसे भी अगर हम बात करें लेड है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर है, आपको पता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट ये +4 से +2 में जाना चाहेगा, तो अपनी स्टेट डिक्रीज, दूसरों की इंक्रीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेवियर शो करना चाहेगा। एम्फोटेरिक भी है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी है, लेड स्टोरेज बैटरी इसमें यूज भी होता है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास अब हम चलते हैं। कहता है अ कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट H2SO4 इवॉल्व्स अ गैस X। कहता है गैस X टर्न्स फिल्टर पेपर डिप्ड इन एसिडिफाइड K2Cr2O7 फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। भाई ये जो Cr2O7 2 नेगेटिव है ये कैसा होता है? ऑरेंज। और ग्रीन कौन सा है? जब क्रोमियम +3 में होता है ये ग्रीन कलर शो करता है। ठीक है, ये ऑरेंज है और ये ग्रीन है। इसको रिड्यूस करना है, कौन सी गैस है? याद करो, जब आपने ना SO2 है ना, व्हेन मॉइस्ट SO2 गैस एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है इसको रिड्यूस करने के लिए? SO2। और क्या मिलता है? Cr3+ में सल्फेट। इनको अगर मैं कंबाइन कर दूं तो क्या बन जाएगा? Cr2SO4 थ्राइस, क्रोमिक है ना आपका ये सल्फेट वाला कंपाउंड, ये ग्रीन कलर है, ये ऑरेंज है, ये गैस रिस्पॉन्सिबल है।
ठीक है, तो क्या हो गया भाई इसका सिंपल ऑप्शन नंबर 3। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था भाई। देखो, अगर हम बात करें केमिकल रिएक्टिविटी की, तो H2O एंड D2O में या H2 एंड D2 में केमिकल रिएक्टिविटी हमेशा प्रोटियम की या वाटर की, नॉर्मल वाटर की ज्यादा होती है। ठीक है, ये जो हैवी वाटर है, ड्यूटेरियम है, इसका बॉन्ड भी स्ट्रॉन्गर होता है, इस वजह से इसकी केमिकल रिएक्टिविटी भी कैसी होती है, स्लोअर होती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी छोटी छोटी बातें जो हैं वो आपने हाइड्रोजन चैप्टर में जरूर पढ़ी होंगी। तो कह रहा है इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस। मैंने क्या कहा भाई, वाटर की केमिकल रिएक्टिविटी शो करने की टेंडेंसी ज्यादा है। अगर मैं पानी लूंगा उसमें H2O भी है, D2O भी है, इलेक्ट्रोलिसिस करने पे वाटर तो आपका कैथोड पे एनोड पे है ना, इंडिविजुअल कंपोनेंट जाने लगेंगे। D2O लेस रिएक्टिव है, इस वजह से ये कंपैरेटिवली नहीं जाएगा। एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस करने से क्या होगा, वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगी सॉल्यूशन में, D2O की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो यस, स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर इज मोर देन H2O। यस, D2O का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन हैवी वाटर, नो, है ना, हैवी वाटर की विस्कोसिटी क्या है, ज्यादा है। तो 3 गलत है। केमिकल रिएक्शन ऑफ हैवी वाटर आर फास्टर, नो, है ना, केमिकल रिएक्शन इसकी स्लो होती है, तभी तो हैवी वाटर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सूटेबल नहीं है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बॉडी की स्लो कर देता है, इसलिए नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। ओके, तो ए और बी 2 स्टेटमेंट हमारी करेक्ट थी, बस बाकी दोनों फॉल्स थी। नेक्स्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, सॉल्वे प्रोसेस थी, अमोनिया प्लस CO2 प्लस H2O, अमोनियम बाइकार्बोनेट, है ना, फिर बाद में हमें क्या मिलता, ऐड कर देते हम NaCl, है ना, जिससे आपका NaHCO3 मिलता था। NaHCO3 को हीट करने पे क्या मिलता था, Na2CO3 मिलता था। तो ये है आपके A, B एंड C, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन भाई। ठीक है, तो MCQ सेक्शन तो बहुत ही ज्यादा इजी था इस पेपर का। आउट ऑफ 20, है ना, मैक्सिमम, चलो हद मार के 2 क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट बोल सकते हैं, है ना। तो आउट ऑफ 1872 मार्क्स लाना तो बहुत इजी था।